हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई से रिलेटेड कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे जो दिख रहा है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। अगर गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, तो ये प्रश्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको मैं यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूँ। यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा, लाइसोसोम नहीं बन पाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगी। मतलब अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट निपटाना वाला काम जो होगा नहीं हो पाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, गोल्जी उपकरण के बिना ईआर में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। सो अगर ये गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो ईआर में जो संश्लेषण जो पदार्थ है वो अंदर और बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। तीसरा वाला पॉइंट है क्या है, गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थ का संचयन, रूपांतर तथा बंद करना नहीं हो पाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो क्या क्या नहीं होगा, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, सो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। सो कोशिका का कौन सा अंगक को हम बिजली घर बोलते हैं और क्यों। तो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बिजली घर बोलते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ये क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी क्या है, एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। सो वो ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको हम ऊर्जा या फिर बिजली घर बोलते हैं। ठीक है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो याद रखेंगे कोशिका का कौन सा अंग को बिजली घर बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत था वो माइटोकॉन्ड्रिया हमको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में वो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये बहुत इजी प्रश्न था। ये लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है पूछा है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड को वासा भी बोलते हैं। कहाँ संश्लेषण होता है लिपिड, ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, दैट मीन्स अंतर्द्रव्य जालिका किसको बोलते हैं, ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। सो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, किसका, लिपिड का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन का क्या कहाँ होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे ये होता है। ठीक है ना, पर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं और वहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये प्रश्न को भी आप इंपोर्टेंट प्रश्न मान लीजिए, ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो कल मैंने वीडियो में बताया था, अमीबा जो होता है एंडोसाइटोसिस जो प्रक्रम है उससे अपना खाना प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उसको हम कैसे लिखें, ये क्या है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है। क्या ये चीज़ याद रखना है, क्या होती है, लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाद में घेर लेता है। कूटपाद जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, ओके, कूटपाद में घेर लेता है। यह एक प्यालेनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तका या खाद्य रसधानी फूड वैक्यूल कहते हैं। सो वो क्या करता है, जो खाद्य अगर अंदर चला जाता है उसके बाद वो फूड वैक्यूल में चला जाता है। ठीक है ना, रसधानी में चला जाता है। पाचन क्रिया इंजाइम्स के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। सो उसका जो पाचन होता है कहाँ पे होता है, रसधानी में होगा। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में जो कोशिका द्रव्य है वो अवशोषित कर लेते हैं, किसको, जो खाद्य जो है, खाद्य पदार्थ, पाचन होने के बाद जो खाद्य पदार्थ है उसको अवशोषित कौन कर लेता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कर लिए जाते हैं। तथा जिसका पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल के आता है। सो इस डायग्राम को देखिए। सो ये जो है एमीबा है। एमीबा के पास में खाना आया तो इसने क्या किया, ये और ये इस टाइप का 2 पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाया। इसको कूटपाद बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, है ना, कूटपाद या फिर सीडोपोडिया। सो ये खाद्य जो पदार्थ है, ये अंदर का जो है खाद्य पदार्थ है। जैसे खाद्य पदार्थ आ गया यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह का ये बंद कर देगा। बंद करने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, रसधानी में चला जाएगा। रसधानी में क्या होगा, खाद्य का पाचन होगा और उसको ये क्या है, कोशिका द्रव्य द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है और जो बच जाता है उसको
वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल के आता है, ठीक है ना। सो इस प्रकार से ये खाना लेता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। उस प्रक्रम का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। इसको लिख लेंगे। देन दूसरा है परासरण। क्या है परासरण? किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। विसरण जो हम जानते हैं, विसरण किसको बोलते हैं? विसरण जो होता है डिफ्यूजन। सो परासरण जो होता है ऑस्मोसिस होता है। जब जल का विसरण होता है, दैट मीन्स जल का जब विसरण होता है उसको हम परासरण करते हैं। ओके, परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है, उसके द्वारा उच्च जल की सांद्रता मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाती है। मान लीजिए यहाँ पे जल है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के बाहर में क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, सांद्रता ज्यादा है किसका? जल का। तो ये जल क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर में चला जाएगा। सो जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आते हैं। तो इस प्रक्रम को बोलते हैं क्या? परासरण बोला। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको मैंने दिखाया, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में लिख लेंगे। और जो भी आपका डाउट होगा, छोटा बहुत क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।